नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद जुनैद सोनू अपने चैनल बीटी सुपरफास्ट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज फिर बात करते हैं अपराध जगत की। जब अपराधियों के चक्रव्यूह में उलझ गई जांच एजेंसियां, देखिए देश के अपराधों की कहानी। भले ही यह कहा जाता रहा हो कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और इससे कोई भी अपराधी बचकर नहीं जा सकता, लेकिन असल में बहुत से मामले ऐसे हैं जिसमें आज तक अपराधी की गिरफ्तारी तो छोड़िए जनाब, अपराध का मकसद और अपराधी कौन है यह भी पता नहीं चल पाया है। कई मामले पर तो आज तक संदेह बना हुआ है। भारत के ऐसे रहस्यमयी अपराध के बारे में जो आज तक अनसुलझा है, पुलिस, क्राइम ब्रांच और यहां तक कि सीबीआई भी कातिलों को ढूंढने में असफल रही है। दुनिया का शायद ही ऐसा कोई कोना हो जहां अपराध ना होते हो। जहां अपराधी अपराध करते हैं तो वहीं पहुंचती है जांच एजेंसियां, यानी पुलिस, जासूस, डिटेक्टिव और कानून के रखवाले। हर सभ्य समाज में कानून और अनुशासन बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सभी की होती है और पुलिस जैसे संगठन इसमें हमारे मददगार होते हैं। माना जाता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, लेकिन हमारे देश में कई ऐसे संगीन अपराध भी हुए हैं जिसमें पुलिस और जांच एजेंसियों के हाथ कोई सबूत ही नहीं आया। ऐसे मामलों की सूची काफी लंबी है। आज आपको ऐसे ही कुछ चुनिंदा और चर्चित मामलों के बारे में मैं बताता हूं। बात करते हैं आरुषि हेमराज हत्याकांड की। आरुषि तलवार और हेमराज हत्याकांड 2008 का सबसे चर्चित मर्डर केस था। इस मर्डर केस की कहानी ऐसी है कि लोकल पुलिस के साथ साथ सीबीआई भी आज तक इस मासूम के कातिल को खोज ही नहीं पाई है। 14 साल की आरुषि और उसकी हत्या उसके अपने ही घर में 16 मई 2008 को कर दी गई थी। इस हत्याकांड की चर्चा दिल्ली एनसीआर सहित पूरे देश में हुई। शुरुआती जांच में नौकर हेमराज पर शक गया, लेकिन 2 दिन के बाद ही उसकी भी लाश घर के छत पर मिली। इसके बाद शक की सुई आरुषि के माता पिता नुपुर तलवार और राजेश तलवार पर गई। राजेश और नुपुर तलवार को सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा भी दी, लेकिन अक्टूबर 2017 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए दोनों को बरी कर दिया। लेकिन आज तक इस मर्डर की मिस्ट्री का खुलासा नहीं हो सका है। अब बात करते हैं अमर सिंह चमकीला हत्याकांड की। अमर सिंह चमकीला पंजाबी गायक, गीतकार और संगीतकार थे। उनके तेवर उनकी पहचान थे। चमकीला और उनकी पत्नी अमरजोत की बैंड के 2 सदस्यों के साथ 8 मार्च 1988 को हत्या कर दी गई थी। यह हत्याकांड आज भी अनसुलझा है। अमर ने अपने गीतों के जरिए ग्रामीण जीवन, शराब, विवाहेतर संबंधों पर खुलकर गाना गाया था, जिसे उनके प्रशंसक सच का आईना मानते थे और विरोधी अश्लील मानते थे। शायद यही उनकी मौत की वजह बनी। हालांकि आज भी ये मर्डर एक अबूझ पहेली बना हुआ है। अब बात करते हैं मशहूर साइंटिस्ट डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की। नाम सुना होगा, शायद ही कोई ऐसा भारतीय होगा जिसने ये नाम ना सुना होगा या पढ़ा ना होगा। भाभा भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। इनकी मौत भी एक रहस्य ही है। भाभा की मौत एक प्लेन क्रैश में हो गई थी। यह क्रैश आज भी सवालों के घेरे में है। यह क्रैश तब हुआ जब डॉक्टर जहांगीर होमी भाभा वियना में एक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने 24 जनवरी 1966 को मोंट ब्लैंक प्लेन से जा रहे थे। अचानक प्लेन क्रैश हुआ और भाभा की मौत हो गई। उनकी मौत में अमेरिकी एजेंसी सीआईए का नाम भी यदा कदा आता रहा, लेकिन वास्तविकता आज तक पता ही नहीं चल पाया आखिर माजरा क्या था। रहस्य रहस्य रह गया। अब बात करते हैं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की। देश के दूसरे प्रधानमंत्री जिनकी मौत आज भी संदेह के घेरे में है। जैसा कि राजीव दीक्षित के मामले में हुआ था, शास्त्री जी की भी संदिग्ध परिस्थितियों में हृदय गति रुकने से रूस के ताशकंद में
मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु ताशकंद घोषणा पर हस्ताक्षर करने के एक दिन बाद हुई। वो विदेश में मरने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इसके अतिरिक्त लाल बहादुर शास्त्री के मामले में भी कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं बनाई गई थी, जिसके कारण जहर देकर मारने की थ्योरी को बल मिलता रहा है। वो भी सस्पेंस ही रहा। अब बात करते हैं मिथिला गोलाबारी कोची कांड की। कोची को झकझोर देने वाली एक बहुत बड़ी घटना या एक बहुत बड़ी हत्या 5 अप्रैल 2006 को हुई थी। मिथिला बार के मालिक और व्यवसायी वीएम मोहनन उर्फ मिथिला मोहन की हत्या उनके घर के दरवाजे पर गोली मारकर कर दी गई। सीबीआई को सौंपे जाने से पहले इस मामले की पुलिस और अपराध शाखा ने जांच भी की। 2013 में अपराध शाखा ने एक शख्स संतोष कुमार को गिरफ्तार किया। इसके बाद पुलिस ने कहा कि मोहन की हत्या की जिम्मेदारी शार्प शूटर्स को दी गई थी। इसी क्रम में अब बात करते हैं हम नजीब अहमद के गुमशुदगी की। नाम आप सभी लोग जानते हैं, यह भी बहुत ज्यादा दिन की बात नहीं है। नजीब अहमद जेएनयू का छात्र था और 15 अक्टूबर 2016 को अचानक से लापता हो गया। 8 साल हुआ है अभी। इस मामले की पहले दिल्ली पुलिस ने जांच की, लेकिन नजीब का कुछ पता ही नहीं चला। इसके बाद नजीब की मां की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया। जांच के बाद सीबीआई भी नजीब को नहीं ढूंढ पाई और केस को बंद कर दिया। आज तक नजीब कहां और किस हालत में है, जिंदा है भी या नहीं, इस बात का किसी को कुछ पता नहीं। अब बात करते हैं राजीव दीक्षित, जिनका नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। राजीव दीक्षित एक सामाजिक कार्यकर्ता और भारतीय राष्ट्रवादी थे, जिनका 43 वर्ष की आयु में 30 नवंबर 2010 को निधन हो गया। वो स्वदेशी आंदोलन और आजादी बचाओ आंदोलन के नेता थे और करों के विकेंद्रीकरण की वकालत करते थे। इनकी मौत भी संदेह के घेरे में है। सवाल तब उठने लगा जब इतने बड़े स्वदेशी आंदोलन के नेता की मौत हो गई, लेकिन उनका पोस्टमार्टम तक नहीं कराया गया, पीटी नहीं कराई गई, पीएम नहीं कराया गया। अब इसे कार्डियक अरेस्ट कहें या स्लो पॉइजनिंग, बात सवालों के घेरे में, सस्पेंस बरकरार। अब बात करें सुनंदा पुष्कर की, तो उनको कौन नहीं जानता। सुनंदा पुष्कर एक व्यवसायी और कांग्रेस के नेता तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी थी। वो दुबई स्थित टीकॉम इन्वेस्टमेंट में सेल्स मैनेजर और भारत स्थित रेडिजॉन्स स्पोर्ट वर्ल्ड की सह मालिक थी। पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार और शशि थरूर को लेकर किए गए एक ट्वीट के अगले दिन 17 जनवरी 2014 को सुनंदा पुष्कर दिल्ली के एक होटल में मृत पाई गई। पहले माना गया कि उन्होंने खुदकुशी की है, लेकिन बाद की रिपोर्टों में कहा गया कि मौत का कारण अप्राकृतिक था। एम्स के डॉक्टरों ने प्रारंभिक शव परीक्षण की जो रिपोर्ट दी, उसमें उनके शरीर पर चोट के निशान पाए गए। उन्होंने कहा कि ये चोटें मौत का कारण भी हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। अभी भी मामला कोर्ट में है और शशि थरूर इस मामले में आरोपी बनाए गए। ये आप सभी लोगों को ज्ञात होगा, नजदीकी मामला। अब आखिर में बात करते हैं रिजवानुर रहमान की। रिजवानुर रहमान एक मध्यम वर्गीय कंप्यूटर ग्राफिक ट्रेनर थे, जिन्हें लक्ष्य होजरी ग्रुप के प्रमुख उद्योगपति अशोक टोडी की बेटी प्रियंका टोडी से प्यार हो गया और बाद में उनसे शादी भी की। प्रियंका का परिवार बेटी के रिजवानुर से शादी करने के फैसले से बहुत नाराज था, नाखुश था। 21 सितंबर 2007 को उनका शव कोलकाता में रेलवे ट्रैक से बरामद किया गया। इस घटना को आत्महत्या बताया गया। मई 2010 में कोलकाता उच्च न्यायालय ने मामले की हत्या के रूप में फिर से जांच शुरू करने का आदेश दिया। जांच सीबीआई को सौंप दी गई, जहां अभी भी इस मामले की छानबीन जारी है। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें सस्पेंस बरकरार है। ये तो मैंने कुछ चुनिंदा लोगों के नाम बताए हैं। आप आगे के वीडियो में आपको तमाम ऐसी जानकारी मिलेगी जिसको आप लोगों ने शायद पहली बार सुना होगा, या सुना होगा तो उसके बारे में आप लोग विस्तृत जानकारी नहीं प्राप्त कर पाए। तो रोचक कहानियों के लिए, रोचक तथ्यों के लिए, पौराणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक तमाम स्थलों के बारे में जानकारी के लिए
उन विभूतियों के बारे में जानकारी के लिए जो आज दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने देश के लिए जो कारनामे किए हैं, जो नाम कमाया है, उसके बारे में जानकारी मैं आपको अपने चैनल पर दूंगा। स्थानीय जो हुनरमंद हैं, स्थानीय जो टैलेंटेड लोग हैं, चाहे वो शिक्षा जगत से हो, खेल जगत से हो, या फिर वो गीत और संगीत की दुनिया से, सभी तरह के लोगों से मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा, उनका इंटरव्यू अपने चैनल पर लूंगा। और हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, आप सभी से निवेदन है। आपका भाई, आपका मित्र आपके सब्सक्राइब करने की प्रतीक्षा में है। अब ये तो शुरुआत है, आगे आगे बहुत कुछ करना है, लेकिन उसके लिए आप सभी का साथ बहुत ही जरूरी है। हमारे साथ लगातार बने रहें। दीजिए विदा, मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में एक बहुत ही बेहतर कहानी के साथ मिलेंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।